Assalamualaikum dear students. Our today's topic would be about the natural resources, जो कि हमारे पिछले टॉपिक की एक एक्सटेंशन है। और नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज में पहले हमने किया दैट वाज अबाउट द वाटर। वाटर भी हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमें नेचर की तरफ से प्रोवाइडेड है। और उसके बाद अगर हम अब बात करेंगे तो दैट वुड बी अबाउट द मिनरल रिसोर्सेज। अब जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं तो इसको सिर्फ एक्सट्रैक्ट हम करके इसको रिफ़ाइन कर सकते हैं और इसको अपने लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब मिनरल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो मिनरल रिसोर्सेज में हमारे पास बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अबाउट 175 बिलियन टन्स जो है हमारे पास कोल है इन थर, एंड देयर आर मैनी अदर थिंग्स इन बलोचिस्तान एंड सिंध एज वेल। सो अभी जो करंट हम मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं या मिनरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ हमारी जो करंट GDP है उसका 3%, लाइक ऑलमोस्ट लेस देन 3% जो है वो हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सो ये हमारे पास एक रिसोर्स तो है, लेकिन ये रिसोर्स अगर यूज़ नहीं हो रहा तो फिर इस रिसोर्स का हमें कोई एज सच बेनिफिट नहीं मिल रहा। सबसे पहले इस बात को जान लेना कि हमारे पास मिनरल क्या है और मिनरल्स कैसे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, कहाँ से मिल रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं मिनरल की बात करूँ तो मिनरल मेरे पास एक नेचुरली अकरिंग फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन का एक सब्सटेंस है, ठीक है। उसके बाद ये जो मिनरल होता है ये रॉक्स के अंदर मिक्स्ड होता है। मिक्सचर ऑफ मिनरल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे एक रॉक के अंदर बहुत सारे मिक्सचर्स हो सकते हैं और रॉक्स की हमारे पास अबाउट 3 टाइप्स होती हैं। दे आर इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये जो रॉक्स होते हैं ये अलग अलग प्रोसेस से बनते हैं। अगली स्लाइड में हम जाके देखेंगे कि वो किस तरीके से बनते हैं। मिनरल्स अगर इटसेल्फ में बात करूँ तो एक, अगर मैं स्पेसिफिक किसी मिनरल गोल्ड की अगर बात कर रही हूँ तो गोल्ड एक प्योर सब्सटेंस है, उसके अंदर किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी नहीं मौजूद या नहीं होती। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मिनरल भी मेरे पास एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है जिसको मैं एक दफ़ा एक्सट्रैक्ट कर लूँगी तो ह्यूमन टाइम स्पैन के अंदर, ह्यूमन टाइम स्केल के अंदर इसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ कि मिनरल्स बनते किस तरीके से हैं। मिनरल्स जो हैं सबसे पहले तो मेरे पास जो पहली टाइप होती है वो है इग्नियस रॉक्स की। इग्नियस रॉक्स क्या होता है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है, वोल्केनोज जो हैं इरप्ट करते हैं तो उसमें से जो मैग्मा निकलता है वो सारा का सारा जब कूल डाउन हो जाता है उसकी कूलिंग के दरमियान क्रिस्टलाइजेशन होती है और वो जो क्रिस्टलाइजेशन होती है दैट इज़ एक्चुअली उसके बाद जो बनने वाला रॉक है दैट इज़ द इग्नियस रॉक। उसके बाद यही रॉक जब लेयरिंग में आता है, फ्लो करता है, इसकी वेदरिंग होती है, इसकी लेयर्स बन जाती हैं तो कुछ डिपॉजिट हो जाते हैं ये अंडर द वाटर, उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। देन हमारे पास है मेटामॉर्फिक रॉक्स, और वो जो एग्जिस्टिंग रॉक्स होती है जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाती है इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि रॉक्स किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले इग्नियस, फिर उसके बाद यही फॉर्म जो है ये सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो जाती है एंड दिस गोज़ ऑन टू दी मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगेन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ कि हमारे पास सरफेस और अंडरग्राउंड माइनिंग। अच्छा, अब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, माइनिंग के थ्रू होता है। अब माइनिंग कैसी कैसी हो सकती है, सरफेस माइनिंग भी हो सकती है कि अगर तो हमारा मिनरल इतना ज़्यादा डीप नहीं है तो सरफेस माइनिंग का देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ सरफेस माइनिंग। देन देयर इज़ अ अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग में जब हम डीप या बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं सरफेस के तो उसको हम अंडरग्राउंड माइनिंग कहते हैं। अब यहाँ पे ये है कि अगर कोई एक मिनरल, कोई भी मिनरल बिल्कुल सरफेस के करीब है तो उसके लिए जो माइनिंग की जाती है उसको सरफेस माइनिंग कहा जाता है। यहाँ पे एग्जांपल हमें दिया गया है दैट इज़ द रेकोडिक। रेकोडिक इज़ अ वेरी फेमस माइन जो कि बलूचिस्तान में प्रेजेंट है और इसको हम ओपन पिट माइनिंग के थ्रू ह्यूज ट्रेस्ड पिट्स डग डाउनवर्ड। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिगिंग की जाती है, बहुत ह्यूज पिट्स की, बहुत ह्यूज सर्कल्स की, एंड देन दैट गोज़ डाउन और उसके ज़रिए से हम यहाँ पे माइंस को यहाँ से मिनरल्स को निकाल लेते हैं। देन इसके ये किस तरीके से की जाती है कि हम स्टोन्स को डायरेक्टली कट करते हैं और रॉक फेसेस जो होते हैं वो रॉक फेसेस होते हैं और उसके थ्रू इट कैन बी एनालाइज दैट विच मिनरल इज़ देयर और मिनरल्स आर देयर और नॉट। देन इट इज़ चीपर एंड सेफ। जाहिर सी बात है अगर ये लाइक क्लोज टू द सर्फेस है तो हमें ज़्यादा नीचे की तरफ माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी जिसके लिए हमारे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ नहीं होंगे। नेक्स्ट इज़ अंडरग्राउंड माइनिंग। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीप होती है और इसमें हमारे पास शाफ्ट और टनल्स बनाए जाते हैं ज़मीन बहुत ज़्यादा गहराई में जाने के लिए
और इसको हम ख्योरा सॉल्ट माइंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं और बलूचिस्तान कोल फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। देन ये ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग होती है, लूजेंस द रॉक, इसको इस ड्रिल किया जाता है रॉक्स के ऊपर ताकि वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएं, और इसके लिए हमें वर्कर्स और मशीन्स जो होती हैं ताकि उनको आगे पहुंचाया जा सके। लेस सरफेस डिस्ट्रप्शन होती है और बट फार रिस्कियर फॉर द वर्कर्स। सरफेस के ऊपर की जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती क्योंकि ये डेप्थ में होता है, तो इसलिए जो वर्कर्स वहाँ पे जाते हैं इतनी कोई ओपन माइंस तो नहीं बनाई जा सकती ना, तो इसलिए उन वर्कर्स की जो लाइफ होती है दैट इज़ इन अ लॉट ऑफ रिस्क। देन द नेक्स्ट वी हैव, अच्छा हमारे पास अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स होती हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास मेटालिक मिनरल्स होते हैं, कुछ हमारे पास नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। ऐसे मिनरल्स जो कि मेटल्स हैं उनको हम मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो रेकोडिक और सैंडिक बलूचिस्तान से लिए जा सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट मिनरल की तो दैट इज़ क्रोमाइट। क्रोमाइट भी हमारे बलूचिस्तान में से ज़्यादा मिलता है और इसको हम यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। अगेन आयरन ओर है तो आयरन जो है मल्टीपल चीज़ों के अंदर प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है। जेमस्टोन्स हैं हमारे पास सवात और गिलगित के अंदर हमें मिलते हैं, और लाइक दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेटालिक मिनरल्स। देन द नेक्स्ट वन इज़ आई एम हैविंग द नॉन मेटालिक मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान। नॉन मेटालिक मिनरल में सबसे पहला जो मिनरल है दैट इज़ द लार्जेस्ट, लाइक आई गेस सेकेंड लार्जेस्ट माइन, एंड इट इज़ इन ख्योरा, दैट इज़ इन पंजाब, और ये रॉक सॉल्ट की माइन है। इस देन वी हैव लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हमारे पास नॉन मेटालिक मिनरल है। लाइक दीज आर द मेजर नॉन मेटालिक मिनरल्स। और मिनरल्स भी हैं लेकिन ये हमारे पास मेजर मिनरल्स हैं इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स में हमारे पास लाइमस्टोन जो है ये वाइड स्प्रेड है पंजाब और केपीके के अंदर, और ये दैट इज़ द लार्जेस्ट ingredient of the cement that we that is formed. देन वी आर हैविंग जिप्सम। जिप्सम जो है पंजाब और बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सीमेंट, प्लास्टर और फर्टिलाइज़र्स के अंदर ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद है मार्बल। मार्बल है हमारे पास दैट इज़ इन खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान, और ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन और बहुत सारी एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स के अंदर यूज़ होता है। देन माइनिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। माइनिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान की अगर बात करें तो माइनिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले तो जैसे अगर बलूचिस्तान है दैट इज़ द ग्रेटेस्ट रिजर्व ऑफ मिनरल्स वी आर हैविंग, सो बलूचिस्तान हमारे पास सबसे पहले आ गया। उसके अंदर हमारे पास गोल्ड है, कॉपर है, क्रोमाइट है, कोल है, मार्बल है। ये हमारे पास रिचेस्ट प्रोविंस है इन इन मिनरल्स। पंजाब है, पंजाब के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रॉक सॉल्ट है दैट इज़ इन क्योरा, जिप्सम है, आयरन ओर निकलते हैं। सिंध की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी कोल्ड फील्ड रिजर्व हैं दैट वन ऑफ द लार्जेस्ट इग्नाइट रिजर्व्स हमारे पास दुनिया के एक लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं। देन खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो यहाँ पे मार्बल, क्रोमाइट और प्रेशियस जेमस्टोन्स हैं हमारे पास। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज़ लैंडमार्क मिनरल साइट्स। यस, अभी हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल मिनरल्स हैं, वो अलग अलग जगह पे हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करें कि पाकिस्तान के कुछ स्पेसिफिक शहरों के अंदर, एरियाज़ के अंदर अगर माइंस हैं या मिनरल साइट्स हैं तो वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो ख्योरा का एग्जांपल आ जाता है। उसके बाद है रेकोडिक दैट इज़ ऑफ कॉपर एंड गोल्ड, इट इज़ इन बलूचिस्तान। देन वी हैव सेंदक दैट इज़ सैंडक और सैंदक, that is also copper and gold, it is in Balochistan. Again Thar coal field है that is in Sindh, and Muslim Bagh that is in Balochistan and it is of chromite. Now these are the five names. These five names covered most of the mineral geography. Like basically examiner oriented अगर हम preparation कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये जो हैं ये major sites हैं जो कि उस चीज़ को cover कर रही होती हैं। अगेन माइनिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए माइनिंग से रिलेटेड तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो ये है कि रॉयल्टीज़ और टैक्सेस फ्रॉम द माइनिंग प्रोजेक्ट्स। अच्छा, अब किस तरीके से ये हमें बेनिफिट कर सकते हैं। माइनिंग प्रोजेक्ट्स हम डिफरेंट कंपनीज़ को दे सकते हैं और उसके ऊपर जो भी हमारे पास रॉयल्टीज़ हैं या टैक्सेस हैं, हमारी कंट्री की एक चीज़ है तो उसके ऊपर हम अपनी रॉयल्टी लगा सकते हैं, उसके ऊपर हम स्पेसिफिक किस्म का टैक्स लगा सकते हैं और जो कि हमारे नेशनल बजट को बेनिफिट कर रहा है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगी। हमारे पास माइनिंग हो रही है अगर तो माइंस के अंदर डिगिंग के प्रोसेस के दौरान भी हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए। हमारे पास
लोग जो हैं उनको जॉब्स मिलेंगी, तो दिस कैन गो फॉर एम्प्लॉयमेंट एज वेल। देन पावर एंड इंडस्ट्री। अच्छा, हमारे पास कोल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम उसको यूज़ करके अपने ऐसे पावर प्लांट्स बनाते हैं तो हमारी जो बिजली की शॉर्टेज है, लोड शेडिंग का मसला है, उसको हल किया जा सकता है। अगेन हमारे पास बहुत ज़्यादा मिनरल रिजर्व्स हैं बलूचिस्तान के एरिया में, तो यहाँ की जो माइंस हैं उनको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग द वेरी प्रेशियस मिनरल्स इन दैट एरिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ माइनिंग ऑन द इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इन्वायरमेंट के अंदर माइनिंग का क्या इफेक्ट होता है। हमारे पास लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है, सबसे पहले तो लैंड पोल्यूशन हो रही है, ओके। देन वी आर हैविंग वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन हो रही है, जो भी एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स होते हैं केमिकल्स एक्सट्रैक्शन के अंदर अगर यूज़ किए जा रहे हैं तो वो सारे के सारे रन ऑफ वाटर के साथ या तो ग्राउंड में सीप कर जाते हैं या फिर वो रिवर्स के साथ मिल जाते हैं। अगेन एयर पोल्यूशन हो रही है, बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एयर के अंदर सस्पेंडेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो हवा है वो ख़राब हो जाती है, तो एयर पोल्यूशन हो जाती है, जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगेन हैबिटेट लॉस। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे जब माइनिंग की जाती है तो इन सारे जो पिछले प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, इन प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमंस हैं उनके हैबिटेट लॉस होता है, तो इट ऑल्सो हैज़ सम ऑफ द वेरी डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड माइनिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड माइनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है रीफिलिंग एंड रीप्लांटिंग माइंड आउट लैंड वंस एक्सट्रैक्शन इज़ कंप्लीट। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि एक जगह माइनिंग की गई और वहाँ से सारे के सारे एक्सट्रैक्टिंग जो भी चीज़ें थी उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया और अब उस जगह को ऐसे ही एज ए होल छोड़ दिया जाए, बल्कि उसको फिलअप किया जाए ताकि अब अगर मज़ीद वहाँ पे माइनिंग नहीं होनी तो उसको हैबिटेट के लिए यूज़ किया जा सके या उसको किसी और प्रोसेस के लिए यूज़ किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाएँ ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम प्रोजेक्ट्स को इंश्योर कर सकें, और अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं तो वो हमारी इकॉनमी को तो बूस्ट करेंगे ही करेंगे, बाकी जो पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी बहुत सारे कम हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि क्लीनर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाए, कम्युनिटी के साथ इस चीज़ के बेनिफिट्स को शेयर किया जाए कि अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अगर कोई रॉयल्टीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो तो उस जगह के जो लोग होते हैं वो उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, उन लोगों को इस बात का बेनिफिट बताया जाए कि ये आपके लिए कितना बेहतर है और मुल्क की इकॉनमी के लिए कितना बेहतर है, तो तब जाके इसको और ज़्यादा फ्रेंडली और बेहतर वे में बनाया जा सकता है। अगेन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये भी है कि ऐसे लोग जो कि कोल माइंस में ख़ास तौर पे काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत डीप होती है, उसके लिए हमें शाफ्ट्स बनानी पड़ती हैं, उसके लिए हमें डिफरेंट प्रोसेस ऑफ माइंस करना पड़ता है, और वो डेप्थ में होने की वजह से यहाँ पे जो माइनर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये हमारी बहुत सारी पावर प्लांट्स को फ्यूल करता है, तो डेफिनेटली हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि हमें कोल नहीं चाहिए, चलें ठीक है भाई, अगर हेल्थ या फिर लाइफ इश्यूज़ हैं, लाइफ रिस्क है तो हम इसको छोड़ देते हैं। नो, व्हाट हैपन्स हियर इज़ दैट ब्लैक लंग कैंसर होता है, क्योंकि ईयर्स ऑफ कोल डस्ट एक्सपोजर जो है लोगों के लंग्स के अंदर माइक्रो वैल्यूज़ में पहले तो ऐड होना शुरू होता है, और जब ओवर द ईयर्स ये ऐड होता रहता है तो ये लोगों के अंदर लंग डिस्टर्बेंस को कॉज कर सकता है एंड ब्लैक लंग डिजीज़ हो जाती है। दैट इज़ कि हमारे सारे के सारे जो लंग्स हैं वो इन डिपॉजिट से फिल हो जाते हैं, अल्टीमेटली वो फिर लंग इश्यूज़ को कॉज करते हैं। अच्छा, अब माइनिंग के दौरान बहुत सारी अनसेफ कंडीशंस होती हैं। ऐसा होता है कि लाइक व्हेन देयर पीपल द पीपल आर लाइक गोइंग देयर, तो वहाँ पे क्योंकि वो बहुत डेप्थ में होती है तो वेंटिलेशन का ही सबसे बड़ा मसला आ जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने न्यूज़ में सुने हुए हैं कि कोल माइनर्स जो हैं वो या तो वहाँ पे किसी वजह से ये हुआ कि वो नीचे गए हुए थे और ऊपर से कुछ लाइक पत्थरों ने उस माइन को कवर कर लिया। अब वहाँ पे उस प्रोसेस को करना बहुत मुश्किल है, वहाँ से उन पत्थरों को निकालना, अगेन वो जो माइनर्स नीचे गए हुए हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल है। उसके बाद ये है कि एक तो ये बहुत रिस्की जॉब है, बट स्टिल उनकी जो वेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, जिसकी वजह से अगेन लोगों की एक्सप्लॉयटेशन होती है। वॉट एवर द सिचुएशन इज़, पीपल आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड इन एनी ऑफ द वे। अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस।
सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये रिज़र्व्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इन रिज़र्व्स के थ्रू हम बिलियंस ऑफ डॉलर कॉपर एंड गोल्ड जो है उसको गेन करके अपनी सिचुएशन को रिफॉर्म कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि हमारे पास वो एरियाज़ जो कि ऐसे हैं कि जहाँ पे लोकल ओनरशिप है, दे आर द चैलेंजेस। सो स्पेसिफिक लेजिस्लेचर होना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे किस तरीके से अगर किसी एरिया के अंदर माइनिंग के लिए या एक्सट्रैक्शन के लिए चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है तो कैसे वहाँ पे जिस बंदे की ओनरशिप में ये चीज़ है उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी, रिमोट माइनिंग रीजन्स इन बलूचिस्तान लैक रोड्स, पावर स्टेशंस एंड सिक्योरिटी इज़ नीडेड टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि हम अपने एरिया को सेफ़र बनाएं उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे आके माइनिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली जब आपकी कंट्री में किसी की जान की हिफाजत नहीं है तो दे वोंट बी इन्वेस्टिंग इन द कंट्री। देन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, दैट इज़ फाइनेंशियल और फॉरेन एंड प्रोविंशियल पार्टनरशिप हो। न्यू एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए जाएँ बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंसेस टू जस्ट अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स, और उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया जाए। अगेन एग्ज़ाम फोकस क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हमारे पास किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चंस कैन बी द मिनरल वर्सेस द रॉक। बेसिकली एक बेसिक सा डिफरेंस है जो कि डेफिनेशन की फॉर्म में आ रहा है, दैट कैन बी ऑफ 1 मार्क। देन इट इज़ द माइनिंग मेथड्स, माइनिंग किस तरीके से की जाती है। उसके बाद नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, समटाइम्स इनके यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं। अगेन टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं उसकी डेफिनेशंस आ जाती हैं। मेटालिक मिनरल्स कौन से, इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है ना, दैट गोज़ फॉर द 6 मार्क के क्वेश्चंस इन जियोग्राफी। सो यू शुड बी वेरी कीन ऑन इट कि हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कुछ टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड देन यू कैन प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।